हेलो, जय हिंद, नमस्कार। अभय रिसर्च क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं अभय कुमार आप सबको अभय रिसर्च क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम बायोलॉजी में 12th क्लास के जो चैप्टर 4 है, जनन स्वास्थ्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जनन स्वास्थ्य क्या है, इस सब के बारे में हम लोग बहुत विस्तार समझेंगे कि कौन से यौन संचालित रोग होते हैं जो यौन क्रियाओं के कारण एक दूसरे से फैलते हैं, और इनसे कौन सा अंग प्रभावित होता है, इनमें फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, वो कौन कौन होता है, इस सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि जो जनसंख्या होती है लगातार जो बढ़ती जा रही है, उस सब पर कैसे कंट्रोल किया जाए, और कौन कौन सी विधियां है जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, और जो परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, उसमें सफलता दिलाया जा सकता है। तो चलिए हम देर न करते हुए अपने हम टॉपिक पाते हैं कि जनन स्वास्थ्य क्या है। चलिए, तो पहला हम लोग टॉपिक है जनन स्वास्थ्य। ठीक है, जो जनन स्वास्थ्य क्या है, तो इसमें जो यौन संचालित जो रोग होते हैं, जो यौन अंग होते हैं, उनमें किसी कारण बस यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है, रोग होता है, तो उसे इलाज करते हैं, उन्हीं की देखभाल करते हैं इसके तहत, किसके जनन स्वास्थ्य के तहत। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है WHO में क्या होता है? WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल 1948 में क्या होता है? इसके स्थापना होता है किसका? WHO हुआ। ठीक है, इसका मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या होता है? विश्व में स्वास्थ्य को देख रेख करने की एक एजेंसी है। यह एक का है UNO, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी एक ये एजेंसी है। कौन? WHO। तो वही कर रहा है। WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक आदि की सकुशलता स्थिति को ही जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति, ये WHO कहता है कि कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से यदि सकुशल है तो वह क्या है? स्वस्थ है। वो क्या है? स्वस्थ है। यानी उसका व्यवहार अच्छा हो, उसका शरीर अच्छा हो, उसका मानसिक स्थिति अच्छा हो, सामाजिक स्थिति उसकी अच्छी हो, तो उसे कहेंगे स्वस्थ। ठीक है, WHO का ये रिपोर्ट है। ठीक है, और आगे कर रहा है कि इसके समय के बाद देखिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यानी 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? WHO का स्थापना हुआ था। और आगे कर रहा है कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? क्योंकि विश्व में जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक दिन दिया गया है, दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई का मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। कि किस तरह से सभी जो देश होते हैं ये निर्णय लेते हैं, नीतियां बनाते हैं, नियम करवाते हैं कि किस तरह से जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि जितनी भी विश्व स्तर पे जो भी स्थितियां उत्पन्न हो रही है, जैसे में जो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, या तेजी से जो संसाधनों की कमी हो रही है, प्राकृतिक संसाधनों की क्या हो रही है? कमी हो रही है, और जो भूखमरी हो रही है, गरीबी हो रही है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। क्योंकि एक रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर जो रिपोर्ट करता है कि 1900 ईस्वी में जो कुल जो जनसंख्या थी, ये था 200 करोड़। ठीक है, ये कहना था 200 करोड़। और यही जनसंख्या 2000 ईस्वी में जब देखते हैं ये हो जाती है 600 करोड़, यानी 6 अरब। ठीक है, कितना? 6 अरब। यानी मात्र 100 साल में ये 3 गुना क्या हो गया? वृद्धि कर रही है। कौन? जनसंख्या। तो इन सबको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस सब के बारे में क्या होता है? एक बैठक होता है। ठीक है, दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बता रहे हैं। आगे क्या कर रहा है कि देखिए जन स्वास्थ्य संबंधित समस्या है। अब जन से ये जो अधिक से अधिक जब जनसंख्या बढ़ रहा है, इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न हो रही है, इस सब के बारे में हम क्या क्या समस्या आता है, इस सब के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है,
चलिए, यहाँ पे कर रहा है पहला कि बाल विवाह। बाल विवाह, तो देखिए बाल विवाह के कारण क्या होती है, जो स्वास्थ्य है स्वास्थ्य प्रभावित होता है। कैसे होगा, क्योंकि बाल विवाह में जब कम उम्र में किसी भी बच्चे के, लड़का या लड़की या नर या मादा किसी की भी शादी हो जाती है, तो वे जो जिम्मेदारियां होती है, वो जो शारीरिक प्रभाव होता है, मानसिक दबाव होता है, इसके कारण वह बीमार पड़ने लगता है, उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, या जो शरीर है सहने लायक नहीं बन रह पाता है। तो ये क्या होता है, बाल विवाह से भी शरीर का होता है बीमार रहता है। यानी जन्म के जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में जो सबसे बाधा है, पहला बाधा है बाल विवाह। यानी इसीलिए सरकार क्या करती है, बाल विवाह को पाबंद की है, बंद की है। ठीक है, यानी कभी भी, अभी नियम है भारत में कि 21 साल के जो मेल होगा, यानी पुरुष होगा, और साथ में 21 साल का फीमेल भी अब नियम आ गया। पहले 18 साल था, अब हो गया 21 साल। दोनों का एज होना चाहिए कितना, दोनों का एज होना चाहिए 21 साल। ठीक है, मेल हो या फीमेल। बाल विवाह का है अपराध है, कानूनी अपराध है। ठीक है, कर है कम उम्र में बार बार गर्भ धारण करना। देखिए जो होता है ना, कि क्या होता है ना, कि जो लोग थोड़ा गरीब होते हैं, उनको जागरूकता अंदर से, जो जागरूक नहीं हो पाते हैं, जो जागरूक नहीं है सामाजिक स्तर पर, जो शिक्षित नहीं है, वे लोग कम ही उम्र में उनकी शादी हो जाता है और वे बार बार गर्भ को धारण कर लेते हैं। मतलब कि उनके अंदर जागरूकता नहीं है। अभी भी बहुत सा सामाजिक जो सोच है कि ये जो गर्भ है, जो बच्चा है, ये भगवान की देन है और ये भगवान का फल है, इसलिए इसको अस्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन समझना चाहिए कि जितना हमें जरूरत है, जितने हमें संतानों को चाहिए, उतना ही करें, नहीं 1 से 2 करें और इससे ज्यादा मत करें। बार बार जब गर्भ धारण कोई भी महिला करेगी, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो शरीर होगा प्रभावित होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके शरीर के जो ब्लड होते हैं, उसके शरीर से ही जो पौष्टिक तत्व होते हैं, उसी से जो शिशु होता है वो बनता है, वो तैयार होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वो जो महिला होती है वो बहुत कमजोर होती है। यदि बार बार वो गर्भवती होगी तो वो क्या हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी, और कमजोर पड़ जाएगी तो वो अंत में क्या बीमार होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो यही कर रहा है, कम उम्र में क्या होता है, बार बार गर्भ धारण करने वाला जो समस्या है, इससे क्या होता है, जनन स्वास्थ्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए अगला है जो प्रसव उत्तर देखभाल की कमी। और प्रसव के बाद यदि देखभाल नहीं किया जाता है, यानी जब बच्चा हो जाता है उसके बाद यदि देखभाल नहीं किया जाए, तो जो माँ होती है उसकी जो भी पौष्टिक तत्व की जो कमी होती है पूरा नहीं हो पाएगी, तो वह क्या हो जाएगी, अंततः बीमार पड़ जाएगी। ठीक है, आकर है जननांगों की अस्वच्छता के कारण। अब जो भी जननांग होते हैं, जन्म करने वाले जो भी अंग होते हैं, यदि उसकी अच्छा से देखभाल न की जाए, उसकी सफाई न रखा जाए, तो अभी क्या होता है, जनन संबंधित रोग हो सकते हैं। अगला है शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर की अधिकतर। यानी जो शिशु की जो मृत्यु दर है, मातृ जो मृत्यु दर में क्या होती है, अधिक। देखिए यदि मातृ मृत्यु दर अधिक हो जाए, जो शिशु मृत्यु दर, शिशु की मृत्यु दर कम हो जाए, इससे भी क्या होगा, स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। ठीक है, चलिए आगे कर आए, यहां से आते हैं। चलिए यहां दिया है कि ऋतुस्राव संबंधित समस्याओं की समझ की कमी। यानी देखिए जब मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी भी फीमेल को जो शुरू होता है, यदि उसकी इस बारे में समझ नहीं है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आता है, कैसे आता है, क्यों आता है और इस स्थिति में क्या करना चाहिए, यदि समझ नहीं रहेगा तो उसके बाद जो इन्फेक्शन हो सकता है, जो जननांग होते हैं इन्फेक्शन हो सकता है, बीमारियां पकड़ सकती है। तो वही करा जो ऋतुस्राव संबंधी जो भी समझ है वे यदि नहीं रहेगा तो जन्म संबंधी रोग हो सकते हैं। चलो आगे कराए कि जन्म नियंत्रण का उपाय, जैसे गर्भधारण निरोधक संबंधित अज्ञानता। यानी ये क्या होता है कि यदि आपको मालूम नहीं होता है कि जन्म संबंधित जो भी जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है, सुइयां होती है, ट्यूब होते हैं, ये सब के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है, तो आप बार बार क्या करेंगे, गर्भ को धारण कर लेंगे और फिर उसको गर्भपात करेंगे। और जब गर्भपात करेंगे तो आपके शरीर से बहुत सा इफेक्ट होगा, और इफेक्ट होगा तो आप जो जनन संबंधित आप में रोग पकड़ना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। आया कर रहा है कि यौन संचालित रोगों से संबंधित जानकारी का अभाव। यानी यौन संबंध
जो संचारित रोग है माने एक दूसरे से जो फैलने वाला यौन से जो रोग है इसके बारे में भी आपकी जानकारी नहीं है, या उपलब्ध भ्रांतियां मतलब कि एक नहीं होता है कि कोई भी गलतियां होती है तो उसकी बताना नहीं, उसको गुप्त रूप में रखना। यदि आपको थोड़ा सा भी रोग हुआ है जो गुप्त अंग है, उसमें कोई भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, आप किसी डॉक्टर को अपने जो गर्जियन हो उसको नहीं बता रहे हैं, तो धीरे धीरे वो एक बड़ा रोग पकड़ लेता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी कार्य नीतियां क्या होनी चाहिए। जो कार्य नीतियां है वो क्या होनी चाहिए, तो पहला है परिवार नियोजन कार्यक्रम, जो कि सरकार चलाती है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या है, यह एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम होता है जो समाज के जो परिवार होते हैं उनको एक नियंत्रित करने के लिए, छोटा परिवार करने के लिए, खुशी परिवार बनाने के लिए एक योजना चलाया जाता है, कार्यक्रम चलाया जाता है। यह टीवी के माध्यम से हो सकता है, ये आईडियो के माध्यम से हो सकता है, अखबार के माध्यम से हो सकता है, नहीं प्रचार का जो भी माध्यम है उस माध्यम से जो परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है, जो कि भारत में इसका नियोजन 1951 से शुरू हो गया था। ठीक है, हम दो हमारे दो। अगर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भी बनाना चाहिए कि एक कोई नियम कानून जनसंख्या के कितना जनसंख्या होना चाहिए, तो कौन सा लाभ मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं, इस पर सब पे नियम या नीति कानून बनाना चाहिए। ठीक है, और आगे करा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्यों करा है, क्योंकि ग्रामीण जो लोग होते हैं ना ये बहुत ही जो अशिक्षित है, उनके पास अज्ञानता है, बहुत सारी जो भ्रांतियां है तो इसके बारे में क्या करना चाहिए, कार्यक्रम के तहत इन्हें जानकारी देना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से गरीबी आ रही है, इस सब पे बहुत अच्छा से चर्चा करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे कर रहे हैं राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना। और जो शहर में भी क्या चलना चाहिए, राष्ट्रीय कल्याण परिवार के लिए कल्याण योजनाओं का शुरुआत करना चाहिए। प्लस में यहाँ पर कह रहा है कि जो व्यापक टीकाकरण है, व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम चलाना चाहिए। तो व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम कि जो बच्चे होते हैं जन्म लेते हैं उसी समय से यहाँ से टीकाकरण शुरू होता है, या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी यदि किसी भी क्षेत्र में नया कोई रोग आया है तो उसका टीकाकरण शुरू कर दिया था। इस तरह से क्या होता है, जो यौन संबंधित जो रोग है या कोई भी रोग है वो नियंत्रित हो सकता है। जनन एवं बाल विकास स्वास्थ्य की सेवा कार्यक्रम, जो जनन है एवं जो बाल स्वास्थ्य है उसके प्रति क्या करना चाहिए, कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए। चलिए अब नया हेडिंग दिया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम। अभी हम लोग बात किए हैं कि परिवार नियोजन जो ये कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 1951 में भारत में हुई थी, जिसका मेन उद्देश्य था भारत में जनसंख्या को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि भारत की जनसंख्या तेजी से जो वृद्धि कर रही थी और यही हर समस्याओं का जो जनक मानी जाती हो जनसंख्या विस्फोट ही है, क्योंकि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। और आपको बताते हम कि जो भारत की जनसंख्या है लगभग यह आजादी के समय 33 करोड़ से 35 करोड़ थी। ठीक है, और अभी मात्र 2025 हुआ था, लगभग ये 75 वर्ष हो गया है, 75-76 वर्ष हो गए हैं। और ये क्या हुआ, अभी भारत की जनसंख्या लगभग 1.40 अरब, ठीक है, किसमें है, अरब में अभी जनसंख्या है। लेकिन ये ऑफिशियल रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुआ है, क्योंकि 2021 का रिपोर्ट है, अभी भारत सरकार जारी नहीं की है। ठीक है, चलिए यहाँ कर रहा है कि इसकी शुरुआत कब हुआ थी, 1951 में हुआ था। ठीक है, जन स्वास्थ्य से के लक्ष्यों की प्राप्ति है तो यह सर्वप्रथम एक बड़ा प्रयास है जन से जो भी स्वस्थ का, क्योंकि जब तक जन स्वस्थ कब होगा, जब जनसंख्या नियंत्रित होगा, जब जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी, जनन संबंधित जितने भी रोग होंगे वो भी कंट्रोल होना। तो ये का है जो परिवार नियोजन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये जनन स्वास्थ्य में का पहला कदम है, पहले का कदम। ठीक है, आगे कह रहा है कि इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जन स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। माने विश्व में पहले का एक देश भारत है ना, जो 1951 में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत परिवारों को नियंत्रित करने के लिए, एक छोटा परिवार बनाने के लिए योजना बनाई। ये विश्व में पहला देश है, लेकिन अभी तक 2025 आ गया है और अभी तक इस पर 1% भी जो होना चाहिए बदलाव नहीं हो पाया है।
क्योंकि यहाँ पर जो परिवार है, जो जनसंख्या है, नियंत्रण नहीं हो सकता है। देखिए, कोई भी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए नियम कानून बनाना अधिक बात नहीं है, क्योंकि बात ऐसा है ना, देखिए, आप भले ही अल्ट्रासाउंड के तहत आप जनसंख्या में जो भी जो लिंग जांच है उसको रोक सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं। अब हम दो हमारे दो कह सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं कि हम दो हमारे दो, लेकिन यह जो हकीकत के रूप में, जो भूमि के रूप में नहीं होता है कि असलियत में ये लागू कब होगा? असलियत में ये लागू होगा जब लोग शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, जाएंगे, तब ये क्या हो जाएगा, पूरा ये नियम लागू हो सकता है। यदि लोग जब तक जागरूक नहीं रहेंगे तो कोई भी नियम कानून लगाने से कोई भी बदलाव होने वाला नहीं है। लेकिन विश्व में पहले का एक भारत देश था जो 1951 में परिवार कार्यक्रम योजना लाया था। ठीक है, चलिए आगे करा है कि इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर भारत विश्व का पहला ऐसा देश बना हो गया। हम लोग बात कर लिए इस पर, ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? जनसंख्या को नियंत्रण करना। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ से आगे यहाँ करा है कि सन 1977-78 के पश्चात के बाद परिवार नियोजन का बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम, अब 1951 में इसका नाम था परिवार इसका नाम था परिवार परिवार नियोजन योजना। ठीक है, अब इसका 1977 में नाम बदल के क्या रख दिया गया है? परिवार कल्याण कार्यक्रम, परिवार का कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। कब? 1977-78 में। ठीक है, चलिए आगे कर रहा है कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। अब जो जनन संबंधित और जो छोटे जो बच्चे होते हैं उसके स्वास्थ्य संबंधित जो कार्यक्रम है किस तरह से चलाए गए, उस सब पर हम लोग थोड़ा अपना देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, शिशु एवं माँ के स्वास्थ्य की देखभाल। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि शिशु जो बच्चा हो और जो माँ हो, यानी जो बच्चा और माँ दोनों का हो, स्वस्थ हो। अगला है शिशु मातृ दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाया जाए। ठीक है, जब कार्यक्रम जब शुरू हो गया तो जो शिशु मृत्यु दर है और जो मातृ मृत्यु दर है इसी का हो गया कमी होने लगी, यानी कम हो गया। देखिए, पहले क्या था ना कि पहले जो भी इसमें जो जन्म के समय जो माँ होती थी, बहुत सारे उनका डेथ हो जाता था, बच्चा का डेथ हो जाता था। कारण ये था कि उसमें मेडिकली सुविधा बहुत कमजोर थी, कम थी। ठीक है, और उसमें बहुत जब साइंस भी विकसित नहीं हुआ था तो उसमें क्या था, मातृ और जो शिशु है उसकी मृत्यु दर अधिक थी। ठीक है, आगे रहा कि जनसंख्या स्थिरता और नियंत्रण। इसी कारण के बाद जनसंख्या में स्थिरता होने लगी और नियंत्रण होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर बहुत कम दिया इसी में कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की कार्य नीतियां क्या रही होगी। ठीक है, यानी जो स्ट्रेटेजी है, एक सेकंड, ठीक है, चलिए यहाँ पे कर रहे हैं कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम की कार्य नीतियां करें कि विद्यालयों में जनन अंगों से संबंधित जानकारी एवं यौन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके। ये कर रहा है ना कि जो भी युवा है जो 8th क्लास 9th क्लास या 10th क्लास में जो किशोरावस्था में जा रहे हैं, उनको यौन संबंधित जो अंग है, उनकी जो कार्य नीतियां है, इन सब के बारे में अच्छा से ज्ञान देना चाहिए ताकि वह इनके बारे में जब अच्छा ज्ञान ले लेते हैं तो वे अपने अंग की देखभाल अच्छी से कर सकते हैं और इससे कोई भी दिक्कत नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसमें क्या करना चाहिए, युवाओं में जो यौन संबंधित जो बीमारियां हो उसको सबके बारे में अच्छा से जानकारी देना, अच्छा जानकारी देना चाहिए। ओके, चलिए आगे करा इधर कि जो श्रव्य दृष्टि और ऑडियो विजुअल माध्यम तथा मुद्रित प्रचार सामग्री, इसे क्या करना चाहिए, जो भी ऑडियो हो, वीडियो हो, मुद्रित जो पत्र होते हैं, अखबार होते हैं, उसके माध्यम से क्या करना चाहिए, इसे प्रचार करना चाहिए ना। किसको? जो यौन शिक्षा है उसको। ठीक है, यौन शिक्षा के बारे में जानकारी ना, इसकी सहायता से जो सरकारी है गैर सरकारी संगठनों द्वारा जनता के बीच क्या करना चाहिए, जनन स्वर्ण संबंधित पहलुओं के प्रति जागरूकता का उपाय किए जा रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि
वो ऑडियो हो, वीडियो हो या मुद्रित छपाई के माध्यम से जो अखबार होते हैं, पत्र होते हैं, उन सब के माध्यम से नागरिक की जो जनता के बीच में जाकर यौन संबंधित जो भी जानकारियां है उपलब्ध कराना चाहिए कि देखिए इस कारण कौन सा रोग होता है, आपको क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से ज्यादा जनसंख्या को न बढ़ाया जाए और इसके कारण कौन सी समस्याएं आ रही है, इस सब के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, आगे कर रहे हैं हम कि जो जनमानस को अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं के बारे में क्या करना चाहिए, अवगत रहना चाहिए कि यदि जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, विस्फोट करेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, जो गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति जो आय है आय में कमी हो जाएगी, जो सभी लोग का जो संपत्तियां में कमी आ जाएगी। ठीक है, इस सब का क्या करना चाहिए, लोगों को जानकारी देना चाहिए। ठीक है, आगे कहा कि विवाहित जो जन्म क्षम जोड़ा तथा विवाह योग्य इस आयु वर्ग के अन्य सभी लोगों को सभी उपलब्ध गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जानकारी तथा गर्भवती मां की देखभाल, प्रसव के बाद मां और शिशु की उचित देखभाल तथा स्तनपान के महत्व संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए। देखा कराना कि जो भी लोग विवाहित है, जिसका विवाह हो गया है, जो लोग विवाह करने योग्य है, जो विवाह करने योग्य हो गए हैं, या जो लोग युवा बन गए हैं, युवा है, उन सबको जो गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी देना चाहिए, किस तरह से गर्भ निरोधक किया जा सकता है, जो जनसंख्या है उसको किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो जो जिसे यदि आप हार्मोनल विधि में आते हैं तो हार्मोनल विधि में बहुत सारी जो दवाइयाँ होती है हार्मोन से भरी हुई, जिसमें प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन से भरपूर होती है, और ये जो दवाइयाँ होती है जो अनुसर्जन होता है उसको बंद कर देती है। ठीक है, तो इन सब के बारे में जानकारी देना चाहिए, जैसे माला एन हो गया, माला डी हो गया या सहेली हो गया, इन सब दवाइयों के बारे में जानकारी देना चाहिए। और जैसे कुछ यंत्र होते हैं, जैसे कंडोम होते हैं, ट्यूब होता है, ठीक है, या एक ठीक है, तो इन्हीं जो भी ऐसे यंत्र होते हैं इस सब के बारे में जानकारी देना चाहिए किसको, जो जोड़े हैं, कपल्स है, उन सबको बताना चाहिए किस तरह से गर्भ निरोधक किया जा सकता है, जनसंख्या किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, और जब जन्म हो जाता है उसके बाद जो भी बच्चा होता है, उसकी माँ होती है, प्रसव के बाद उस सबकी देखभाल किस तरह से किया जाना चाहिए, और जो स्तनपान होते हैं, जो माँ बच्चे को पिलाती है, किस तरह से पिलाना चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए। क्योंकि यदि बहुत सारा रिपोर्ट है ना कि भारत में जो भी महिलाएं हैं बच्चों को स्तनपान नहीं करा रही है, स्तनपान नहीं कर रही है, स्टाइल फैशन के जमाने में, तो यदि आप स्तनपान नहीं कराते हैं तो आपको एक ब्रेस्ट कैंसर होता है, वो हो सकता है, क्योंकि जो दुग्ध होता है यह आपके लिए अपशिष्ट है, यदि वो आपके स्तन में रहेगा तो ये कैंसर का रूप पकड़ सकता है। इस सब के बारे में जो कपल्स होती है, महिलाएं होती है, उस सबको अवगत कराना चाहिए, बतलाना चाहिए। ठीक है, चलिए आय करा है कि RCH के कार्य योजनाओं में लिंग निरीक्षण जैसे उलेधन या एम्बियोसिस आदि पर व्यापक प्रतिबंध शामिल है। देखिए कह रहा है ना कि जो भी लिंग जांच करने वाले जो भी यंत्र है, और जो देखिए यहाँ पे एक वर्ड है एम्बियोसेटिस, ठीक है, एम्बियोसेटेसिस का मतलब क्या होता है, देखिए एक एम्बियोसेटेसिस का है, यह एक प्रकार का एक प्रसव से होने वाले पहले एक जांच है। कैसा जांच है, ये होता है कि जो गर्भ काल होता चलता है माँ बच्चा का, तो गर्भ में एक लिक्विड होता है जिसको ये कहता है एम्बियोसेटिक, एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड से जांच किया जाता है कि जो बच्चा पल रहा है ना उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसमें किस तरह से जो गुणसूत्र में कौन सा बदलाव हुआ है, ठीक है, वो बच्चा का लिंग क्या है, इस सब के बारे में जानकारी मिलती है। ये कह रहा है कि इस सब पर क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि यदि किसी को पता चल जाता है या लड़की है या लड़का है तो ये अपने अनुरूप क्या करते हैं, गर्भपात करते हैं, और यह एक तरह का पाप है। ठीक है, यदि कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि बच्चा अच्छा से डेवलप नहीं किया है, या कोई अनुवांशिकी बच्चा में रोग है, या कोई शरीर डेवलप नहीं कर पाया है,
तो आप गर्भपात करा सकते हैं। ये कानूनी तौर पे 1971 में नियम भारत सरकार पास की है, ठीक है। लेकिन आप लिंग के आधार पर गर्भपात नहीं करा सकते हैं, उस ये क्या है, ये गैर कानूनी है, ठीक है। चलिए आगे दिया है उल्व हाँ उलोवेधन। उलोवेधन का मतलब होता है, वही होता है एम्ब्रियोसेटेसिस। एम्ब्रियोसेटेसिस तो ये अगर है भ्रूण के चारों ओर एक भ्रूण के चारों ओर क्या होता है, एक भ्रूण कला एम्ब्रियोन पाई जाती है तथा भ्रूण इस भ्रूण कला से ढकी एक तरल से भरी एक गुहा में स्थित होता है। इस तरल में कुछ भ्रूणीय कोशिकाएं पाई जाती है। ओलोवेधन विधि में एक सीरीज की मदद से तरल की कुछ मात्रा एमियोटिक गुहा से निकाल लिया जाता है, ठीक है। और इस तरल में निम्नलिखित कोशिकाएं भी गुणसूत्रों की जांच से भ्रूण क्या होता है, किसी विकृति के बारे में जानकारी मिलता है कि यह जो ये लिक्विड होता है, लिक्विड की जांच से क्या पता चलता है वह भ्रूण की स्थिति कैसी है, ठीक है। और इसके गुणसूत्रों का भी जानकारी मिल जाता है। करा देखिए कि जो उसमें विकृतियां है का पता लगाया जाता है, क्योंकि यह जांच गुणसूत्रों पर आधारित है अतः इसे भ्रूण के लिंग, देखिए लिंग का पता भी लग जाता है। इस तकनीक का भ्रूणीय लिंग की जांच तथा कन्या भ्रूण हत्या में प्रयोग किया गया है, ठीक है। कि ये क्या किया जाता है, जो कन्या होती है, जो लड़की होती है, उसकी हत्या में ये भी शामिल होता है। इसलिए क्या होता है, ये इसको सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। लेकिन यह जांच कराया जा सकता है कब, जब कोई अनुवांशिकी बदलाव हो या कोई अन्य अंग डेवलप न हो या किसी अन्य कोई रोग बच्चे में पकड़ लिया, इस सब के जांच के लिए ये मान्य है, ठीक है। कि अतः अब इस विधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह परीक्षण प्रायः गर्भकाल के 16वें और 10वें सप्ताह में किया जाता है, ठीक है। यह गर्भकाल के 16वां सप्ताह, 10वां से लेकर 16वां सप्ताह के बीच में इसकी जांच किया जाता है, ठीक है। चलिए, और इसके तहत क्या होता है, बच्चा के जो लिंग होता है, लिंग का भी जानकारी किया जाता है और सरकार ने क्या किया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि यह जांच गैर कानूनी है, ठीक है। चलिए अब करें कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धियां। अब इसकी क्या क्या उपलब्धियां रही होगी, जो कार्यक्रम है जिसमें कि क्या क्या सफलता पाई, इस सब के बारे में देखते हैं कि क्या क्या सफलता यह कार्यक्रम ने पाली है। तो कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में क्या हो गई है, कमी आ गई। जब ये इस तरह से कार्यक्रम जो चलाए गए तो जो शिशु मृत्यु दर है, जो मातृ मृत्यु दर है, इस सब में कमी को देखा गया है, ठीक है। आगे कहेंगे लोगों ने छोटे परिवार को अपनाना प्रारंभ कर दिया है। इसमें सफलता कुछ पाई है कि जो लोग हैं अब छोटे छोटे जो परिवार को अपनाना शुरू कर दिया है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, इस सबको अपनाना शुरू कर दिया। सभी लोग अपना नहीं है, शुरू किए हैं, ठीक है। आगे कहें कि चिकित्सीय सहायता प्राप्त प्रसव की संख्या में वृद्धि हुई है, यानी जो प्रसव की जो संख्या में क्या हुई है, जो चिकित्सीय सहायता है प्राप्त करने में अब अधिक लोग क्या कर रहे हैं, चिकित्सीय सेवा ले रहे हैं, डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं कि इस महीना में जो गर्भकाल चल रहा है तो कौन से खान पान खाए, क्या करे, किस तरह से जो योगा है योगा करे, क्या खाना खाए क्या ना खाए, किस तरह के कार्य किया जाए किस तरह से न किया जाए, इस सब से जो डॉक्टरी सलाह है लिया जा रहा है। बद्ध दंपतियों की जांच तथा अनेक संतान पैदा करने के अवसर बढ़े। देखिए जिन दंपतियों के संतान नहीं हो रहे थे उन सबके जो संतान पैदा होने की जो अवसर है बढ़ रहे हैं। अगर है यौन संबंधित जो रोग है, रोगों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ी है और पहले से लोग क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं कि यौन से संबंधित कौन कौन से रोग हो रहे हैं और ये रोग किस तरह से शरीर को इफेक्ट करते हैं, इस सब पे जो जानकारियां हैं लोगों में बढ़ रही है। चलिए आगे करें कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। तो जब किसी भी देश या क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं
तेजी से जब जनसंख्या बढ़ेगा और उनकी जो जरूरतें हो गई, जरूरत बढ़ेगी और जो उनके प्रति व्यक्ति आय है उसमें कमी आएगी, संपत्तियों में कमी आएगी और जो बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, इस सब समस्याओं को हम लोग कहेंगे जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, क्या कहेंगे? जनसंख्या विस्फोट। ये कर रहे हैं, परिभाषा कर रहे हैं, अपेक्षाकृत कम समय में हुई जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। कम समय में अधिक से अधिक जनसंख्या बढ़ जाना ही कहते हैं जनसंख्या एक तरह का विस्फोट कर गया। ये क्या हो गया? विस्फोट। ठीक है, कम समय में अधिक जनसंख्या हो जाती है। हमारे देश में जनसंख्या स्वतंत्रता के समय लगभग 40 करोड़ है, 35 से 40 करोड़ थी तथा यह बढ़कर 1981 में लगभग 70 करोड़ हो गई। देखिए, जब देश आजाद हुआ था 1947 में तो जनसंख्या थी 40 करोड़। अब मात्र कब? 1981 में, यानी 1981 में जाते कितना हो गई? 70 करोड़ हो गई। और वही 2011 में जनगणना जब हुआ, इसके अनुसार जो इसमें बढ़ कितना हो गई? 2011 में 121 करोड़, 121 करोड़ 2011 में। और अभी का रिपोर्ट 2024 का रिपोर्ट देखा जाए तो ये हो गई है 140 करोड़। यानी समझ रहे हैं कि जब देश आजाद हुआ था उस समय जनसंख्या मात्र 40 थी, अभी 2025-24 में चल रहा है तो अभी 140 यानी 100 करोड़ जो जनसंख्या है इतना तेजी से बढ़ गया है भारत में। ठीक है, इसी को कहेंगे जनसंख्या विस्फोट। विश्व भर में भारत चीन के बाद जनसंख्या के दूसरे स्थान पर है, लेकिन अब नहीं है, अब प्रथम स्थान पर भारत है, सेकेंड नंबर पर चीन है। क्योंकि चीन ने अपनी नीतियों के द्वारा जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया है, जबकि भारत इस पर कोई भी अपना अभी चेंजिंग मैंने जो सफलता पाया चाहिए इस तरह से सफलता नहीं पाया है। क्योंकि भारत में जो नेता है ना उसको वोट चाहिए और वोट के लिए जनसंख्या होनी चाहिए, और जब जनसंख्या होगी तो गरीबी आएगी, भूखमरी आएगी, बेरोजगारी आएगी और शिक्षा आएगी। और ये जो नेता है, नेता को यही चाहिए। नेता को क्या चाहिए? नेता, कोई भी क्षेत्र का नेता कभी नहीं चाहता है कि वह क्षेत्र का हो, वह क्षेत्र में वृद्धि हो, वृद्धि या विकास हो, यानी वह डेवलप करे। वह कभी नहीं चाहता है कि उस क्षेत्र में शिक्षा हो। ठीक है, वह कभी नहीं चाहता है कि उस क्षेत्र के प्रति व्यक्ति जो आय है, आय में वृद्धि हो, आय वृद्धि दर बढ़े। वो कभी नहीं चाहता है। वो कभी नहीं चाहता है कि रोजगार हो, कभी नहीं चाहेगा कि क्या हो गए रोजगार मिले, कभी नहीं जाएगा। तो इन सभी समस्याओं को बढ़ाना है तो जनसंख्या को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए जो नेता है, जो सांसद है, लोग है, इस पर कोई भी कठोर नियम नहीं बना रहे हैं और इसी कारण जनसंख्या तेजी से भारत की बढ़ती जा रही है। और इन सभी समस्याओं से भारत अभी भी जूझ रहा है और जूझता ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी नेता आएगा तो किस तरह वोट मांगेगा? मान लेते एग्जाम्पल में, यदि किसी भी क्षेत्र के लोगों के आय, प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छा है, ठीक है, वो सभी लोग रोजगार है, सभी के पास कोई ना कोई काम है, ठीक है, और सभी लोग शिक्षित है, सभी लोग शिक्षित है, तो आके क्या कहेगा कि भाइयों बहनों मुझे वोट दीजिए। किस तरह वोट दे भाई? कोई समस्या है बताओ, तब आएगा जब ये सब कमी रहेगी, विकास नहीं हुआ होगा, शिक्षा नहीं रहेगी, वृद्धि नहीं किया जाएगा, रोजगार नहीं रहेगा। आया कहेगा कि देखिए भाइयों बहनों, मैं अपने कार्यकाल में यदि मैं बन जाता हूँ, मेरी सरकार आ जाती है तो इतना करोड़ रोजगार दूंगा, इतना मैं पैसा दूंगा, माताओं को इतना रुपया, पुरुषों को इतना रुपया, बच्चों को इतना रुपया, मैंने जो कहेंगे गरीबी को मिटा कर रखूंगा, जो यहाँ पर रेलवे बैठा दूंगा, यहाँ पे जो सड़कें बिछा दूंगा। ठीक है, सभी जितना भी समस्या है सबको गिनवा देता है कि मैं 5 साल के अंदर खत्म कर दूंगा। लेकिन वह 5 साल कब बीत जाता है किसी को पता भी नहीं चलता है, और वह समस्या की समस्या ही रह जाती है और इसके अलावा अन्य समस्या भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्या होगा जब उसकी सरकार बन जाएगा तो क्या करेगा? अब लगा देगा जात पात पे तोड़ेगा। देखिए ये जात का ये है तो ये कर दिया, वो जात का ये है तो ये कर दिया, ये धर्म ने ये किया। अब पीछे हम लोग अपने इतिहास में घूमना स्टार्ट करते हैं कि पीछे जो औरंगजेब है हिंदुओं को किस तरह से लूटा था, किस तरह मंदिरों में तोड़ा था, क्या क्या किया, सब इस सब पर चर्चा करेगा। अब इसमें क्या होगा
सभी लोग उसी पर पढ़ जाएंगे, इतिहास को खोदना स्टार्ट कर देंगे। और जो अब जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा जो बनाया गया इतिहास उसको पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो एक तरह का जो भ्रमित करना, लोगों को उनके मुद्दे से भटकाना नेता का मेन मकसद है। नेता का मेन मकसद है कि जनता को उसके मुद्दों से भटका दिया जाए, उसे शिक्षा न दिया जाए। यदि शिक्षा दे दिया जाएगा तो वह जागरूक बन जाएगा, वह सवाल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और यदि वो उसको शिक्षा दे दिया जाएगा तो वे अपने जनसंख्या कंट्रोल कर लेगा, नियंत्रित कर लेगा, स्वस्थ रहने लगेगा, उसके रोजगार हो जाएगा। और जब रोजगार हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा और उसके पास आय की वृद्धि हो जाएगी तो वह जनता की रैलियों में, जनता ने जो नेताओं की रैलियों में क्या करना चाहेगा। तो अतः नेता का मेन मकसद क्या होता है, जनसंख्या को वृद्धि करना। जब जनसंख्या वृद्धि कराएगा तो ये सब दिक्कतें आएंगे, वृद्धि और विकास रुक जाएगा, शिक्षा नहीं होगा, आय में कमी हो जाएगी, रोजगार नहीं मिलेगा, भुखमरी आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी, सड़कें टूट जाएगी, सब आ जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि मृत्यु दर में आय नियंत्रण कमी। देखिए जो कार्यक्रम चलाएगा तो इससे कुछ ना कुछ जो मृत्यु दर है उसमें कमी है, क्योंकि पहले जो डॉक्टरी जो इलाज थे, यंत्र थे, मशीन थे, इस सब का खोज नहीं हुआ था, जो दवाइयाँ थी अच्छी से नहीं बनी थी। तो प्रसव काल में देखिए जब किसी भी माता को प्रसव होता है तो उसमें कहा जाता है कि जो 200 डेल, डेल समझते हैं ना, 200 डेल, डेल शायद एक दर्द को नापने वाली इकाई होती है। 200 डेल नामक इतना दर्द होता है, इसको कहा जाता है लगभग किसी के शरीर में लगभग 200 हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है, ठीक है। तो ये कभी कभी जो कुछ मादाएं होती है जो माने उसको नहीं सहन कर पाती है और वह उसका मृत्यु हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है, बहुत सारी जो दवाइयाँ बना दी गई है जो इस सब के इलाज में बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। इससे क्या हो रहा है, जो मृत्यु दर है या शिशु का हो या मातृ का हो उसका अच्छा हो रहा है, कुछ नियंत्रण कमी है, ठीक है। इससे मातृ का मृत्यु दर में कमी आई है और शिशु का मृत्यु दर में भी कमी हुई है। चलिए अब आगे बढ़ जाते थोड़ा सा। कह कि जनन आयु वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। मैंने जब लोगों को जागरूक किया गया कि जनन करने वाले एज ये होता है, तो कुछ जो बाल विवाह होते हैं उस सब पे क्या हुई है, कुछ कमियां आई है और जनन करने वाले जो लोग हैं उनमें वृद्धि हुई है कि हाँ एक निश्चित एज होता है मैच्योरिटी का, एक शरीर डेवलपमेंट का, और उस एज में शादी विवाह कपल्स करेगा और शादी करने के बाद जो बच्चा होगा स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से भी होगा, शारीरिक रूप से भी होगा, ठीक है। वही बच्चा जब बाल विवाह में के तहत जब शादी कर लेता है और कम ही एज में जब वह गर्भधारण कर लेती है कोई भी महिला, तो उसके जो बच्चे होते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर होने लगते हैं। साथ में जो माँ होती है वो भी कमजोर होती है और बच्चा और जो माँ होती है दोनों बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सब में क्या होता है, एक कमी आई है जब कार्यक्रम शुरू किया गया तब, ठीक है। चलिए अब करेंगे जनसंख्या विस्फोट के क्या दुष्परिणाम रहे। शिक्षा व्यवस्था की समस्या, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो शिक्षा व्यवस्था में क्या होगी, अनेकों प्रकार की समस्याएं आएगी, ठीक है। यानी सबको जो मिलना चाहिए शिक्षा जिस तरह से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। रोजगार की समस्या आ जाएगी, रोजगार की समस्या, निर्धनता, गरीबी आएगी। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो गरीबी आएगी। जो खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या, जो खान पान, जो खाने की जितना आपको पौष्टिक तत्व खाना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, उस सब में कमी आएगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा में समस्या, अब जब सभी लोग जनसंख्या जितना बढ़ जाएगा तो सभी लोग को जो अच्छा इलाज मिलना चाहिए, जिस तरह से इलाज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। आगे जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण एवं उपाय। जनसंख्या वृद्धि एवं इसका उपाय क्या है, इस सब पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी तरीका गर्भ निरोधकों का प्रचार प्रसार है, ठीक है। ये जितना हो सके गर्भ निरोधक जो होते हैं कि किस तरह से बच्चों को नियंत्रित किया जाए, गर्भ को निरोधक कर दिया जाए। माने वो हार्मोनल विधि हो सकता है, वो सुई हो सकती है, दवाइयाँ हो सकती है, या जो यंत्र होते हैं कफटी होता है या कपर सेवन होता है या कंडोम होते हैं, इस तरह का जो उपयोग होता है, इस सब पे चर्चा करके प्रचार करके हम लोग इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो वही करा है, इसे क्या क्या उपाय है, इसका क्या करना है, प्रभावित तरीके से क्या करना है, गर्भ निरोधकों का
प्रचार प्रसार करना पहले का इसका उपाय है। ठीक है। दूसरा, छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहित देना। कि छोटा परिवार बहुत अच्छा है, मतलब नहीं होता कि छोटा परिवार है ना, उसको प्रोत्साहन दीजिए कि आपका एक बच्चा होगा, दो बच्चा होगा तो आपको ये मिलेगा, आपको मिलेगा, मतलब कोई प्रोत्साहन, मतलब कि उसको उत्सुकता किया जाए कि बहुत अच्छा है कि आपका छोटा परिवार है, आपको ये लाभ मिलेगा, ये नहीं होता है। इस तरह से प्रोत्साहन जब दिया जाएगा तो सभी लोग छोटा परिवार रखना स्टार्ट कर देंगे। शिक्षा व्यवस्था में अच्छा है, शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करें। जब जब लोग शिक्षित हो जाएंगे ना, जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वे खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण करना स्टार्ट कर देंगे। अगर परिवार कल्याण संबंधित कार्यक्रम को बढ़ावा देना, जो भी परिवार संबंधित जो भी कल्याण वाला कार्यक्रम है उसको क्या करना, बढ़ावा देना। अब हम लोग पढ़ेंगे गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक क्या है? गर्भ को रोकना या गर्भ धारण न करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है गर्भ निरोधक। ठीक है। इसमें बहुत सारी प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक उत्तम गर्भ निरोधक में निम्नलिखित गुण होते हैं। देखा, जो अच्छा एक गर्भ निरोधक होता है उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए उस पर हम लोग देखते हैं, इसके क्या क्या मेन मेन पॉइंट क्या है, इस पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है। पहला पॉइंट दे रहा है, यह पूर्ण रूप से कारगर होना चाहिए। यानी यह जब इसको हम उपयोग कर रहे हैं ना, ये पूरी तरह से कारगर सिद्ध होना चाहिए, मतलब कि गर्भ धारण न होना चाहिए ना। यह प्रयोग में सरल होना चाहिए, मतलब सिंपल तरीका होना चाहिए कि जल्दी कोई भी आसानी से इसे उपयोग कर ले। ठीक है। अगला होता है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, मतलब इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला चाहिए, मतलब कि आसानी से किसी मार्केट में या कहीं भी दुकान पर यह आसानी से मिल जाए, ऐसा क्या होना चाहिए, वह सामान या वस्तु भी होना चाहिए ना, जो जल्दी मिल जाए। गर्भ निरोधक के प्रकार हम इसके बारे में जानते हैं कि गर्भ निरोधक के कौन से प्रकार है और किस तरह से गर्भ निरोधक को किया जाता है। ठीक है। तो इसमें पहला दिया है, इस वजह कि वर्तमान में बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधकों के जो निम्न श्रेणी के जो वर्गीकृत किया गया है, क्या है बाबू, ये पहला का है प्राकृतिक विधियां। इसमें प्राकृतिक विधियां में क्या होता है, देखिए प्राकृतिक विधियां नेचुरल चीज है, मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि जो जब भी प्रसव होता है, प्रसव के बाद जो शिशु हो जाते हैं उसके 4 से जो 6 माह तक जो होता है ना, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है नहीं होता है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कभी भी गर्भधारण या निषेचन क्रिया इसमें नहीं होगी। ठीक है, ये प्राकृतिक विधि हो गया। या ये भी हो सकता है कि जो संभोग करते समय जो भी नर होता है, यदि शुक्राणु जो भी वीर्य होता है निकलने से पहले यदि शरीर से बाहर इसको निकाल दिया जाए, शरीर से बाहर जो भी सीसन है बाहर निकाल दिया जाए, कब, जब शुक्राणु यानी वीर्य गिरने आने वाला हो, तो इस तरह भी हम लोग जो निषेचन क्रिया को रोक कर और गर्भ को रोक सकते हैं। इस सबको कहते हैं हम लोग प्राकृतिक विधियां। रोधक, जो रोध रोधक जो वेरियर होता है, रोध रोधक में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई ट्यूब होता है जिसे कॉपर टी होता है, कॉपर सेवन होता है। ठीक है, इसको शरीर के अंदर लगा दिया जाता है, जिसके कारण जो ग्रीवा होता है, ग्रीवा के आगे जो वीर्य होता है आगे जा ही नहीं पाते हैं। या जो कंडोम होते हैं, कंडोम का होता है एक लैक्टोस या रबर का बना एक पदार्थ होता है। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए ये पदार्थ होता है। ठीक है, जब इसमें क्या होता है, इसमें जो वीर्य होता है इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, ये शरीर जो अंदर फैलोपियन में नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण निषेचन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं रोध रोधक में। और आगे दिया है अंतर गर्भास्थायी युक्तियां, जो अंदर जो युक्तियां होती है, डिवाइस होती है, जिसमें जो गर्भाशय की ग्रीवा होती है उसमें लगाकर, ये भी युक्तियों को लगाकर क्या किया जाएगा, इसको गर्भ को रोका जा सकता है। ठीक है, आगे है गोलियां, जो हार्मोन से भरी हुई जो गोलियां होती है, जैसे माला एन, माला डी, सहेली, इस सब का होती है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से क्या होती है, ये भरी गोलियां होती है। इस सब को देखकर आगे शैल क्रिया विधि, शैल क्रिया विधि या वाध्याकरण। वाध्याकरण मतलब क्या होता है कि जो इसमें दोनों में कर सकते हैं कि जैसे यदि नर में जो वेस नामक एक वेन होती है, नस होती है, इसको काटते हैं। ठीक है, इसको काट के जब हम लोग क्या करते हैं, इसको बांध देते हैं, तो इसको वेस्कोटोमी। और वही जो ट्यूब को काट कर रस्सी से बांध दिया जाता है तो इसको कहते हैं ट्यूबकोटोमी। इसको कहते हैं बाध्यकरण ना। तो ये सबको विस्तार से दिया है, इस सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
देखिए पहला है प्राकृतिक विधि। यह प्रक्रिया अंडा तथा शुक्राणु के मिलने से रोकने की एक सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। और इसमें निषेचन को क्या करा जाता है, रोका जाता है। कि निषेचन क्रिया मतलब कि अंडाणु और शुक्राणु को आपस में मिलने नहीं दिया जाता है। यह निम्न तरीके से किया जा सकता है। किस तरीके से किया जाएगा, पहला बाहरी जो अस्खलन विधि है, बाहरी स्खलन मतलब कि जो भी वीर्य निकल रहा है उसे बाहर को निकाल दिया जाए ना। इस प्रक्रिया में मैथुन के दौरान जब संभोग किया जा रहा है उसके समय जो पुरुष का जो वीर्य होता है वो स्खलन से पहले ही क्या करता है, जो शीशन के मादा के शरीर से क्या होना चाहिए, बाहर निकाल लेता है। इस विधि से जो भी होता है वीर्य होता है शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। जब शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे तो जो निषेचन क्रिया नहीं होगी। जब निषेचन क्रिया नहीं होगा तो गर्भ का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। अगला है औधिक संयम। इसमें एक दंपति मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच में मैथुन नहीं करते हैं। माने अपने आप को संयम रख कर भी किया जा सकता है कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके 10वां से 17वां दिन, 10वां से 17वां दिन में क्या होता है, वे एक दूसरे से मैथुन क्रिया नहीं, संभोग क्रिया नहीं करते हैं। क्योंकि इस दौरान क्या होते हैं, गर्भधारण के अधिक क्या होते हैं, चांस होता है कि गर्भधारण का जो अधिक चांस कब होता है, ये होता है गर्भ के जो 10 से 17वें दिन में। यह अधिक क्या होता है, ठीक है। यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा उसके 10वां से 17वां दिन के बीच में कोई भी निषेचन करते हैं, मैथुन क्रिया नहीं करेंगे तो इस तरह से कोई भी गर्भ नहीं ठहर पाएगा, ठीक है। आगे के स्तनपान अवस्था चक्र। जब भी बच्चा का स्तनपान चक्र चलता है या प्रसव के बाद जब माँ शिशु को क्या करती है, स्तनपान कराती है, तब तक ऋतुस्राव अंडोत्सर्जन आरंभ नहीं होता है, ठीक है। और यह विधि 6 महीना तक क्या होता है, कारगर मानी जाती है। और यह प्रसव के बाद होने वाली विधि है, ठीक है। तो इस तरह से जो प्राकृतिक विधियां है, प्राकृतिक विधियों के तहत जो जनसंख्या है उसको नियंत्रित किया जा सकता है, गर्भ को निरोधक किया जा सकता है। पहले का हम लोग इसमें देखें कि जो भी जो गर्भ थी, जो स्खलन विधि द्वारा जो भी मैथुन की क्रिया के समय जो भी अस्खलित वीर्य होता है उस समय शरीर को मादा से शरीर से बाहर निकालकर इसको निकाल देना चाहिए। और एक होता है स्वयं विधि में होता है कि अपने आप को मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17वें दिन तक अपने आप को संभोग क्रिया से दूर रह के। और एक होता है स्तनपान क्रिया के दौरान जो अंडोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है तो उसमें कभी जो अंडोत्सर्जन क्रिया नहीं होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा तो इसमें निषेचन क्रिया नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से बंद कर सकते हैं। अगला विधि है रोधक विधि। इस विधि में किसी भौतिक अवरोधक का प्रयोग करके नर तथा मादा युग्मक को मिलने से रोक दिया जाता है। इसमें क्या जाता है, कोई भौतिक अवरोधक के को लगा यूज करके यहाँ पे जो नर युग्मक होते हैं और मादा युग्मक होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। इसके लिए रोकने वाला क्या है, इसके रोकने के लिए है जैसे दिया है कंडोम। क्या हो सकता है, कंडोम हो सकता है, कैरियल कैप हो सकता है और डायफ्राम हो सकता है। डायफ्राम देखिए ये जो डायफ्राम, ये जो कैरिकल कैप है, जो कैरिकल कैप क्या होता है, गर्भाशय की ग्रीवा टोपी होती है इसको, और वो डायफ्राम होता है। ये सब मादा के अंदर आरोपित करके या कंडोम का यूज करके क्या किया जा सकता है, भौतिक रूप से जो अंडाणु होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उसको रोका जा सकता है, मिलने से रोका जा सकता है। चलिए अगला है अंतःगर्भाशयी युक्तियां। अंतःगर्भाशयी युक्ति को गर्भाशय में जोड़ा जाता है तथा जो किसी प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स द्वारा लगवाया जाता है। जो ये युक्तियां है ना, किसी जो सक्षम जो कुशल जो सकुशल होते हैं नर्स या डॉक्टर, उसके द्वारा जो मादा होती है उसमें ये क्या कहते हैं, आरोपित किया जाता है। कहाँ, गर्भाशय में, ठीक है। कह कि यह युक्ति निम्नलिखित प्रकार की होती है। कौन सी होती है, एक औषधि रहित अतः गर्भाशय युक्तियां, ठीक है। ये कहते हैं औषधि रहित, औषधि इसमें नहीं होता है, ठीक है। तांबा मोचन युक्ति होती है, तांबा के बनाती है। जब तांबा के संपर्क में जब भी शुक्राणु आते हैं तो वे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। और हार्मोन मोचक, ठीक है, और हार्मोन से क्या होती है, भरपूर होती है, ठीक है। तो ये जो युक्तियां होती है इसमें अधिक से अधिक क्या होते हैं, जो तांबा का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें अनेकों प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं वे होते हैं। आएगा तांबा हो गया, हाँ यहाँ पर। अब अगला विधि है गोली के द्वारा, जो गोली जो टैबलेट है इसके द्वारा
गर्भ गोलियां में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की गोलियां होती है जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिस चर्चा की हम लोग, इसमें कहता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भरे होते हैं, संगठन होता है और मिला होता है। यह गोलियां प्राय मादा द्वारा 21 दिनों तक लगातार ली जाती है और तब से 7 दिनों तक अंतराल पर रखा जाता है और इन गोलियों को लगातार बिना भूले रोज ही खाना होता है। यह गोलियां एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को शरीर में बढ़ा देता है जिससे आवर्त चक्र प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। जो आवर्त चक्र, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रक्रिया है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है और जो अंडोत्सर्जन की जो क्रिया होती है यहाँ पर संपन्न नहीं हो पाती है। तो इसमें जो माला एन माला डी सब पीछे आएगा, ये जो दवाएं हैं ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन से भरपूर होती है और इसको माह में 21 दिन लगातार ली जाती है और मात्र 7 दिन का लिए क्या होता है, ये इसका अंतराल लिया जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण है सहेली, मालाडी, मालायन। ठीक है, अगला है शैल क्रिया विधि। शैल क्रिया विधि क्या है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए कि यह विधि उन लोगों के लिए कराई जाती है जो भविष्य में बच्चा नहीं चाहते हैं। जो लोग भविष्य में कभी बच्चा, देखिए जितना भी पीछे हम उपाय किए ना, ये सब उन केवल ठहरने के लिए कि आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या कुछ भी दिन जो ठहरना होगा इसके लिए, लेकिन जो अपने भविष्य में कभी बच्चा चाहते ही नहीं है उसके लिए विधि है शैल विधि। ठीक है, चाहते हैं हो गया। इस विधि को बाध्यकरण भी कहा जाता है और इस विधि परिवार नियोजन की क्या है, ये अस्थायी विधि है। ये एक बार हो गया तो बस परमानेंट हो गया, जीवन भर के लिए। बाध्याकरण प्रक्रिया को पुरुषों में क्या होता है, जो सुप्रवाहक उच्छेदन तथा महिलाओं के लिए जो डिंबवाहिनी नालिका होती है उच्छेदन कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो पुरुष होते हैं सुप्रवाहक पर जो वेश पाया जाता है, इसको काटेंगे, इसको काट कर दिया है, उसको बंद कर दिया जाता है, तो इसको कहते हैं वेस्कोटॉमी। ठीक है, और जो महिला की जो यहाँ पर डिंबवाहिनी नहीं फैलोपियन नली काट दिया जाता है तो इसको करना है, इसको ट्यूबकोटॉमी। ठीक है, चलिए अगला है कि सगर्भता चिकित्सा समापन यानी MTP यानी मेडिकल जो ट्रांजिशन जो ऑफ प्रेगनेंसी है, ट्रेडिशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल ट्रेडिशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इस यानी इसको कहते हैं सगर्भता चिकित्सा समापन। यानी जो बच्चा शिशु गर्भ में होता है उसको समापन कर देना, कि गर्भावस्था में पूरी होने से पहले ही दंपति की इच्छा से गर्भ को खत्म करने की जो प्रक्रिया को चिकित्सीय सगर्भता समापन या प्रेरित सगर्भता भी कहा जाता है। यानी ये जो दंपति होते हैं, दंपति की इच्छा अनुसार जो शिशु होता है, पेट में पल रहा होता है, और उसको खत्म करने की जो प्रक्रिया है इसी को कहते हैं हम लोग MTP। ठीक है, सगर्भता चिकित्सीय समापन को भारत सरकार ने विशेष परिस्थितियों में इसके लिए एक परिस्थिति दिया है कि आप सगर्भता कब करा सकते हैं। यानी आपके इसका लिंग जांच के आधार पर सगर्भता कराएंगे तो ये गैर कानूनी है। ठीक है, इसके लिए एक विशेष परिस्थिति होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विशेष परिस्थिति कब, जैसे मान लीजिए यदि जो शिशु है, जो भ्रूण है, यदि उसमें कोई भी अनुवांशिक रूप से बदलाव आ गए हैं, अनुवांशिक कोई रोग आ गया है या कोई शरीर डेवलप नहीं कर पाया है या कोई अन्य रोग उसमें नया जुड़ गया है, इस तरह से आप करा सकते हैं। लिंग के आधार पर आप इसको नहीं करा सकते हैं। अवैध मान्यता है जैसे में स्त्री की इच्छा का सगर्भता, स्त्री का इच्छा होना चाहिए तब होगा, पहला है। दूसरा है गर्भ निरोधक साधनों के असफलता होने के कारण सगर्भता होना चाहिए। यदि कोई भी गर्भ निरोधक जो उपाय किए और सफल नहीं हो पाया तो इसको करा सकते हैं। अनचाहा गर्भधारण, यदि आप चाह नहीं रहे फिर भी आप गर्भधारण कर लिए, इसमें हो सकता है। या कोई बलात्कार हो सकता है, केस में जो बलात्कार हो सकता है, यदि गर्भ हो गया तो उसको आप MTP के द्वारा खत्म किया जा सकता है। कराए भारत सरकार ने MTP के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में MTP को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी है थी। इस कारण लिंग परीक्षण पर रोक लगा दिया गया है और कन्या भ्रूण हत्या पर भी नियम बनाया गया है। यानी MTP के द्वारा जो भ्रूण हत्या हो रहा था 1971 में भारत सरकार ने एक नियम के द्वारा इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया है। ठीक है, और इस प्रकार का एक नियम भी बना दिया है।
ये अब नोट में करा लो कि जो गर्भपात होता है ये कब होना चाहिए, ये लगभग जो गर्भावस्था के जो 3 माह होता है ना, जो 3 माही होती है, प्रथम से 3 माही तक यह क्या होता है, सुरक्षित होता है। और आगे अब 4 या 5 या 6 माह के बाद तो कभी गर्भपात सबसे ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। यानी आप कभी भी गर्भपात कराता है तो ये 3 माह तक करा सकते हैं, ठीक है, ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। आगे चला के यौन संचालित या लैंगिक संचालित रोग के बारे में समझते हैं कि यौन से संबंधित जो संचालित रोग किस तरह से होते हैं, और इस सब के बारे में चर्चा करते हैं कि इससे जो प्रभावित अंग है इस किस तरह से प्रभावित होते हैं, ठीक है। चलो करा कि वे रोग जो संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचालित होते हैं उन्हें यौन संचालित रोग कहते हैं या लैंगिक संचालित रोग भी कहा जाता है। इन्हें यौन रोग या गुप्त रोग भी कहा जाता है। वैसा रोग जो यौन क्रिया यानी मैथुन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हो उसे यौन संचालित रोग कहते हैं या इसे गुप्त रोग भी कहा जाता है, ठीक है। अगर सबसे पहले क्या है, जीवाणु द्वारा क्या होता है, जो एसटीडी होता है, एसटीडी रोग। देखिए इसमें क्या होता है, सुजाक, यह रोग जीवाणु द्वारा होता है। और सुजाक रोग जो नाइसेरिया है, नाइसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु से होता है, ठीक है, नाइसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु से होता है। और ये जो रोग है ना, ये स्त्री और पुरुष दोनों को होता है। जो गोनेरिया रोग है ये स्त्री और पुरुष दोनों को होता है। और इसके लिए जो जिम्मेदार जो जीवाणु है वो कौन है, नाइसेरिया गोनेरिया, ठीक है। इसमें होता है, इसका लक्षण क्या दिया है कि जो मूत्र त्याग के समय क्या होता है, बहुत ही जलन होता है, बहुत क्या होता है, जलन होता है। इसमें देखिए इसमें प्रभावित क्या होता है कि जो नर होता है, नर का जो शीर्षण भाग होता है ना, जो नर का जो शीर्षण भाग होता है, जो उसके जो अग्र भाग होता है ना, उसमें जलन यानी जो खुजली होता है, खुजली होती है। और वही जो मादा होती है, तो मादा का जो बाह्य जननांग होता है, बाहर में जो जननांग होते हैं उस पे क्या होती है, खुजली होती है, ठीक है, किसके द्वारा, गोनेरिया के द्वारा, ठीक है। अगला रोग दिया है सिफिलिस। कह कि सिफिलिस यौन संचालित रोग कहता है, ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। और सिफिलिस रोग जो टोपेनेमा पेलिडोम नामक जीवाणु से होता है। सिफिलिस की किसके कारण होता है, जो ट्रेपेनेमा जो पेलिडोम है इस जीवाणु से संचालित होता है। और इसके लक्षण क्या है, जननांगों पर घाव हो जाना, यानी जो ये महिलाओं में ज्यादा होने वाला रोग है। और इसमें क्या होता है, जो जननांग होते हैं उसमें बड़े बड़े जो घाव होता है, फोड़ा बनता है और बहुत ही दर्दवासक होता है, बहुत दर्द देता है, ठीक है। ये सही समय पर इसका इलाज ना किया जाए ये पूरा शरीर में फैल जाता है, ठीक है, पूरा शरीर में बहुत बड़ा बड़ा जो चट्टा जैसा पूरा बन जाएगा, ठीक है, घाव, और बहुत ही दर्द भी होता है, ठीक है। पहला है, अगला है विषाणु द्वारा, यानी जो वायरस द्वारा होता है, कौन रोग, तो इस वायरस द्वारा होगा एड्स, जो HIV एड्स है। एड्स विषाणु द्वारा होने वाला एक बीमारी है। एड्स रोग प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, कम करता है। प्रतिरक्षा तंत्र के मतलब होता है कि शरीर में जो सहने की जो क्षमता होता है, रोग को मारने वाला जो क्षमता होती है वे सब के सब कम हो जाता है। यानी जब कभी भी किसी को एड्स होता है तो उसमें सहने की क्षमता कमजोर होती है, वे बहुत जल्दी ही बीमार पड़ने लगते हैं। थोड़ा सा गर्मी आएगा तो सहन नहीं होगा, बीमार होने लगेगा, ठंडा नहीं सहन पाएगा, बरसात नहीं सह पाएगा, ठीक है। अगर है कि एड्स HIV नामक विषाणु से होता है। ये क्या होता है, जो एड्स होता है HIV ह्यूमन इम्यून जो वायरस होते हैं इसे होने वाली बीमारी है, ठीक है। इसके लक्षण क्या होता है, निरंतर ज्वर और मांसपेशियों में दर्द। ज्वर मैंने बुखार, लगातार बुखार आएगा। और जो मांसपेशियां है लगातार उसमें क्या होगा, ऐंठन आएगा, बहुत सा दर्द करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, हेपेटाइटिस बी। यह भी एक प्रकार का विषाणु से जनित रोग है, ठीक है। यह रोग किसके द्वारा होता है, HBV नामक विषाणु से होता है, HBV नामक विषाणु से होता है। इसका लक्षण क्या है, पेट में दर्द होता है और जीभ में चलता रहता है, पेट दर्द करेगा और जीभ में चलता है, क्या करे क्या नहीं, माने आपका मन उबा रहेगा, ठीक है। अगला है जेनिटम वार्ड। यह क्या है, यह एक ह्यूमन जो पोपिलोमा वायरस होता है, इसके द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। इसका लक्षण क्या है, पुरुषों के शीशन के
एवं स्त्रियों के जो लेबिया योनि है, लेबिया योनि मतलब कि जो योनि के जो आगे जो उसको ढकने वाली जो परत होती है, लेबिया, लेबिया माइजोरा, और गर्भाशय में जो मस्से बन जाते हैं, गर्भाशय में क्या बनते हैं, मस्से बन जाते हैं, किसके कारण, जो जेनिटल वार्ड के कारण, नो जेनिटल वार्ड के कारण। और अगला है बध्यता। यदि कोई दंपति गर्भ धारण नहीं कर पाता है तो उसे बध्यता कहा जाता है, या इसे वाजपन भी कहा जाता है। ठीक है। और अगर कुछ विशेष तकनीकी जैसे सहायता जनक प्रौद्योगिकियों द्वारा बध्यता को सही किया जा सकता है, और इसके लिए निम्नलिखित विधि का उपयोग किया जाता है। नहीं, जो किसी में भी दंपति में यदि बाध्यता आ गई है, वंझापन आ गया है, बांझपन आ गया है, तो उसे एक विधि के द्वारा क्या किया जा सकता है, इसे सही किया जा सकता है। जो इसमें पहला है परख नली शिशु, पहला क्या है इसमें, परख नली शिशु। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी इसका जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है, जो निषेचन क्रिया होगा एक ट्यूब में होगा ना, और जो इसके जो ब्लास्टोसिस्ट जो बनते हैं, देखिए जब नर युग्मक और जो मादा युग्मक जब मिलते हैं तो इसे युग्मज बनता है, और यही जो विकसित हो जाता है तो इससे बनता है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है। कि इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु के एक मध्य निषेचन की क्रिया शरीर से भीतर जैसी ही परिस्थिति, मैं शरीर की जैसा भीतर से परिस्थिति बाहर की जाएगा ना, में ही शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब में कराई जाती है, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है ना। इस विधि में जो पत्नी या जो दाता होती है, स्त्री के अंडाणु तथा पति के दाता का जो पुरुष का जो शुक्राणु है, जो अंडाणु है और जो शुक्राणु है का प्रयोगशाला में एक ले जाकर निषेचन कराया जाता है, जिसे जाइगोट यानी जो युग्मनज है, युग्मनज का स्थानांतरण पत्नी में कर दिया जाता है। जो युग्मनज बनता है और युग्मनज थोड़ा सा डेवलप करता है तो बनता है ब्लास्टोसिस्ट। इसको कहा जाता है पत्नी के जो गर्भाशय है उसमें स्थानांतरित यानी जो प्लेटेशन है उसमें आरोपित कर दिया जाता है। ठीक है। पहली का विधि है, जिस दंपति को यदि शिशु नहीं हो रहा है तो पहली का कारण क्या है, पहली हम लोग करेंगे परख नली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में हम लोग क्या कहते हैं कि जो नर होते हैं उसके जो युग्मक होते हैं और जो मादा होती है उसके जो अंडाणु होते हैं, उसको लेकर एक परख नली में, प्रयोगशाला के परख नली में इसको निषेचन कराते हैं, जिससे बनता है युग्मनज। ठीक है। और उसके बाद जो उसका गर्भाशय में प्लेटेशन कर देते हैं, मतलब आरोपण कर देते हैं। चलिए अगला है युग्मक अंत फैलोपियन स्थानांतरण। ठीक है। यह उन महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है जिनमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। जिन महिलाओं में अंडाणु बनता ही नहीं है उनके लिए दूसरा कार्यगर होता है, कौन, इसमें युग्मक अंत फैलोपियन स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है। लेकिन निषेचन तथा भ्रूण के बदलाव में सक्षम होता है। ये होता है माने वैसे मादा जो इसमें अंडाणु नहीं बनते हैं, लेकिन उसमें जो निषेचन क्रिया और भ्रूण के में बदलाव, भ्रूण में जो विकास होता है ये करने में जो सक्षम होती है, उन महिलाओं में ये क्रिया अपनाई जाती है। इसमें मादा दाता स्त्री अंडाणु को स्त्री के अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है। अब वैसे है जो मादा होती है कोई दान कर जिसका अंडाणु दूसरा कर लेकर और अंडवाहिनी में छोड़ दिया जाता है, और ये जो अंडोत्सर्जन की क्रिया होता है जब वो बाहर निकल जाता है तब निषेचन किया जाता है, जिसमें शुक्राणु मिल जाते हैं और वहां पर निषेचन क्रिया होकर और वही युग्मज बन जाते हैं, फिर ब्लास्टोसिस्ट बन जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे वो विकसित भ्रूण बन जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला दिया है 3 नंबर दिया है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, इसे शुक्राणु की सीधे अंडाणु, इसे शुक्राणु के सीधे अंडाणु के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, शुक्राणु के सीधे अंडाणु में प्रवेश करा दिया जाता है। ठीक है। और मैंने जब मिलता नहीं है तो एक किसी यंत्र के द्वारा, यांत्रिक मशीनी जो होती है, आधुनिक जो विकसित जो यंत्र है उसके द्वारा जो शुक्राणु हो उसके अंडा के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। ठीक है। अगला यह है कृत्रिम वीर्य सेचन। यह विधि उन नरों में उपयोग की जाती है जो प्राकृतिक रूप से स्त्री के योनि में वीर्य नहीं पहुंचा सकते हैं, यानी उनके जो शिशन होते हैं, शिशन यदि कार्यशील नहीं हो पाते हैं, जो अपने वीर्य को स्त्री के योनि में नहीं पहुंचा पाते, उनके लिए कारगर होते हैं।
इसके वीर्य में क्या होता है, शुक्राणु नहीं होते, जिसके शुक्राणु बनते ही नहीं है उनमें ये क्या होता है, कार्यगत सिद्ध होता है। ठीक है, और इस वीर्य में जो पत्ती होता है, स्वस्थ दाता के वीर्य को स्त्री के योनि में यानी या गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है और इस तरह से एक नया जो जाइगोट बन जाता है और वो क्या हो जाते हैं, एक नए जो शिशु होता है, शिशु को जन्म देने में सक्षम हो जाते हैं। आगे है सरोगेट माँ। सरोगेट माँ के मतलब है कि दूसरे के बच्चा को दूसरे में पालन पोषण करना। ठीक है, तो जो सरोगेट माँ, कुछ स्त्रियों में अंडाणु का निषेचन होता है किंतु कुछ कारणवश भ्रूण के परिवर्धन नहीं हो पाता है, मतलब कि निषेचन भी हो रहा है लेकिन कोई कारणवश बच्चा जो गर्भाशय है उसमें पल नहीं रहा है, उसमें विकसित नहीं हो रहा है। या ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ जैसे कुछ हीरोइन है, कुछ बड़ी बड़ी घर की महिलाएं हैं, वे अपने जो फिगर है शरीर का उसको खराब होना नहीं चाहती है, उसको मेंटेन करना चाहती है, तो वे अपने जो भ्रूण है, अपने जो बच्चा है, शिशु है, किसी अन्य महिला के गर्भ में पालती है। इसी को कहते हैं जो सरोगेट माँ उसे कहता है। ठीक है, या उस अवस्था में स्त्री के अंडाणु एवं उसके पति के शुक्राणु के कृत्रिम रूप से निषेचन कराया जाता है। ठीक है, तथा भ्रूण को 32 कोशिकीय अवस्था, 32 कोशिकीय अवस्था को कहते हैं का, इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहेंगे इसको, इस ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अवस्था में क्या होता है, किसी दूसरे इच्छुक स्त्री के जो महिला इच्छुक है उसके गर्भाशय में आरोपित कर दिया जाता है और इस स्त्री को सरोगेट माँ कहा जाता है। और यह फिर पुनः जो 9 माह हो जाता है इसको, तो प्रसव के माध्यम से बच्चे को जन्म देती है और उसी को कहते हैं सरोगेट माँ। तो इस तरह से जो हम लोग ये चैप्टर है, चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। ठीक है, जो जनन है इसको खत्म कर चुके हैं। तो अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है हम लेकर आएंगे, तो प्लीज जो क्लास है इसको पूरा देखिए और इस में जो ऑब्जेक्टिव आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा जो समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिए और बताइए हमें, और हम उसे पूरी तरह से समझाने में आपको कोशिश करेंगे। ठीक है, और कहाँ हम लोग डिफेक्ट कर रहे हैं इस सब के बारे में जानकारी देंगे। तो प्लीज क्लास को शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।